So hi friends, welcome to Study Abroad with Piyush, and I am Piyush, your study abroad coach. Today we are going to talk about the US visa interview process and we're going to go more deeper into it over a series of videos. So आज हम जो बात करने वाले हैं, that is the I-20 and the DS-160 process, and we're going to go through that with Amir and Manish, who are part of our expert team, and we're going to try and give you more clarity on how you can achieve your end goals. हाय मनीष, क्या हाल है यार? ऑल गुड सर, बताओ। एकदम बढ़िया। हाउ आर यू आमिर? वेरी वेल सर। एंड यार, अपन लोग पिछले 10 साल से वीजास कर रहे हैं स्टूडेंट्स के फॉर यूएस। आज का जो हमारा एपिसोड है, इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑन हाउ टू गेट योर यूएस F1 वीजा, मतलब स्टूडेंट वीजा फॉर यूएस। कैसे अपने स्टूडेंट्स ले सकते हैं एंड टू इंश्योर दैट वी आर गिविंग देम इनफ नॉलेज कि वो अपना प्रोसेस को यार स्मूथली कर पाए, टाइमली कर पाए, बिकॉज यूएस वीजा में टाइम मैटर बहुत ज्यादा करता है। ये सब आप लोग को पता ही है। बट आज थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मान के चलो यार, अपना यूएस की बढ़िया यूनिवर्सिटीज है, मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी, वहां से ऑफर आ गया है। अब ऑफर आ गया है से उसके बाद में जो हमारा टोटल प्रोसेस बनता है, विच इज बेसिकली कि I-20 रिक्वेस्ट करेंगे, फिर DS-160 भरेंगे, फिर अपना स्लॉट बुक करेंगे एंड देन हमें बायोमेट्रिक और इंटरव्यू देना है। तो इस पूरे प्रोसेस को अभी अपन लोग डिस्कस करेंगे कि यार इसके अंदर व्हाट आर सम ऑफ द मेन थिंग्स जो अपने को ध्यान रखनी है एंड हम क्या बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि दे आर एबल टू डू द प्रोसेस फ्लॉलेसली। तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, अपने पास ऑफर लेटर आ गया है। अब I-20 रिक्वेस्ट करना, इसका तुम्हारे लोगों ने के एक्सपीरियंस में व्हाट इज आर सम ऑफ द प्रोसेसेस जो यूनिवर्सिटीज के साथ होता है? हाउ डू यू रिक्वेस्ट एन I-20? सो पहला प्रोसेस तो ये कि बच्चे को ऑफर कर अप्लाई करना होता है। जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है, आपने जो भी कोर्स है, वो आपके काउंसलर एजेंट आपके हेल्प करेंगे। पहला प्रोसेस डन हो गया। दूसरा, आपको फिर मेल आएगी। मेल पे आपको I-20 का रिक्वेस्ट फॉर्म आएगा, जहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। क्या डॉक्यूमेंट होते हैं? I-20 का लिंक का क्या मतलब है? बेसिकली अपन जब भी किसी होटल में जाते हैं तो खाना खाने का समय बिल मिलता है कि भाई आप ये पे करो, आपने सारा खाना खाया है। तो यूएसए में ये उल्टा है कि भाई आप आ रहे हो, आप हमें पैसा दिखाओ पहले कि आपके पास पैसा है या नहीं है, तभी खाना खिलाएंगे। सो उस वाले फॉर्म में क्या क्या होता है, 3 चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है जो बच्चों को जाके इनिशिएट करना होता है। तो बेसिकली जैसे बच्चे को लिंक आया, लिंक पे अपन को जाना होता है। अब नॉर्मली जैसे हमें यूजर आईडी हम जीमेल पे क्रिएट करते हैं, उस तरीके से हमें केवल अपना आईडी पासवर्ड इनिशिएट करना है। लिंक पे जैसे जाओगे तो वहाँ पे आएगा I-20 रिक्वेस्ट करने का इन्फॉर्मेशन। उसमें आपको भी चाहिए होती है 3 चीज़ें। पहला चाहिए होता है, वहाँ पे आप एक फॉर्म होएगा, दैट इज सपोर्ट एफिडेविट बाय द यूनिवर्सिटी ओनली। सो उसमें आपको डिक्लेयर करना होता है कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है एंड बच्चे का साइन एंड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा होता है पासपोर्ट के बायोग्राफिकल पेजेस। वो क्या होते हैं? आपका पहला पेज जहाँ पर आपके पासपोर्ट नंबर इन्फॉर्मेशन है, और लास्ट पेज जहाँ पे आपके एड्रेस रहती है। तीसरा होता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, अब किस तरीके से हैं? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बेसिकली 3 तरीके से हैं जो मेनली है, दैट इज योर सेविंग अकाउंट, FD एंड आपका एजुकेशन लोन। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें 6 महीने का स्टेटमेंट भेजना है, केवल आप उस अकाउंट का बैलेंस सर्टिफिकेट भेजो। कितना पुराना होना चाहिए? 7 डेज टू 10 डेज के बिटवीन आपका वो होना चाहिए सर्टिफिकेट, आप वो रिक्वेस्ट करो। ये 3 चीज़ें हैं जब आप रिक्वेस्ट करते हो। एडिशनली ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पॉन्सर एफिडेविट के लिए भी बोल सकते हैं कि हमें वो भी चाहिए, नोटरी वाला, जो कि 100 रुपये का बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सपोज आपके पासपोर्ट पे आपके पापा का नाम समथिंग एल्स है, प्रिंस कुमार है, एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अगर आपने अपने पापा का दिया, वहाँ पे प्रिंस कुमार शर्मा है, उस केस में एडिशनली बच्चों को एक सेम नेम एफिडेविट भी बनाना होता है, वो भी नोटरी से बन जाता है। आप जब रिक्वेस्ट करोगे तो आपको आपकी ईमेल आईडी पर उस पोर्टल पे भी विद इन 10 to 14 डेज के अंदर आपको I-20 मिल जाता है। अब यहाँ दूसरा सवाल है कि जी मेरे को I-20 नहीं आया तो मैं क्या करूँ, टाइम हो रहा है, मैं कैसे करूँ? उस केस में आपको कॉन्टैक्ट करना है अपने स्कूल ऑफिशियल, जिसको हम कहते हैं DSO, डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल। अब मैं कैसे रीच आउट करूँ उसको? जैसे हमें मेल आता है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी मेल आईडी मेंशन होती है। उस मेल आईडी पे आप ये स्टेट करो, यू हैव टू सेंड ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट अकाउंट, स्टूडेंट हैव टू इटसेल्फ सेंड मेल टू द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी बाय स्टेटिंग कि भाई साहब मैंने तो सारी चीज़ें सबमिट कर दी है, आप डिले क्यों कर रहे हो? अगर कुछ भी डिलेज है तो आप हाँ यार, DSO है, आपके एडमिशंस ऑफिस हैं, चाहे अंडरग्रेड या मास्टर जिसका भी आपका है। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो बहुत और ट्रिक्स यूज करता हूँ यार। मैं तो ट्विटर पे जाकर के भी ना यूनिवर्सिटी हैंडल को टैग कर देता हूँ कि तो ट्विटर पे भी अगर आप मैसेज डालते हो ना तो बड़ा फास्ट रिप्लाई आता है यूनिवर्सिटी से। दे आर ऑल वॉचिंग व्हाट इज बीइंग पोस्टेड ऑन ट्विटर। तो मेरे को तो वहां से मैंने I-20 को काफी कई बार बहुत फास्ट रिकवर कर पाया हूँ। आमिर ये बता यार, तू जब अपने पास I-20 आता है, राइट, तो I-20 के अंदर कितनी बार हुआ होगा तेरे स्टूडेंट्स के साथ में जब उनके I-20 में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगी, है ना? तो और बाद में डिस्कवर होता है और फिर बाद में बहुत भागा दौड़ी होती है। तो I-20 में क्या क्या चीजें हैं जो अपन चेक करें?
ठीक है। I-20 में सबसे पहले बच्चे को अपनी पासपोर्ट डिटेल जो है वही चेक करनी है। सबसे बेसिक है, बिल्कुल। करेक्टली मेंशन है या नहीं है, ठीक है। उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ, नेम और उसका जो कोर्स है, जिस कोर्स के लिए उसने अप्लाई किया था I-20, उस कोर्स के लिए आया है नहीं आया है। कई बार क्या होता है कि जो मेजर्स होते हैं वो रिमार्क्स में लिखे हुए होते हैं। हाँ। अभी मेरे पास में कल एक बच्चे का I-20 आया है, उसमें कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है। अब बच्चे ने बिजनेस एनालिटिक्स के लिए किया था, फिर उसके बाद वो मेरे से पूछा कि सर मैंने ऐसे किया था कि कहाँ पर है, तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ होता है बिजनेस एनालिटिक्स। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है बच्चे को अपने I-20 में चेक करनी है। तो बेसिकली एक तो हो गया हमारा जो एक आपकी जो पर्सनल डिटेल्स वाला कॉलम हो गया, हाँ। जो कि मेनली पासपोर्ट से मैच करेगा। Yes, sir. दूसरा हो गया एकेडमिक प्रोग्राम की डिटेल्स कि आपका किस एकेडमिक प्रोग्राम से आपका ऑफर आया है। Yes. तीसरा हो गया उसका फाइनेंशियल Financial डिटेल्स as well. कि भाई आपकी कितनी ट्यूशन फी है, कितना लिविंग एक्सपेंस का एस्टिमेट है, एंड ओवरऑल दैट एस्टिमेट वो टोटल फंड्स कितने बनते हैं, जिसके बेसिस पे उसको अपने फंड्स दिखाने भी होंगे, Right. राइट, बाद में जब वो अपना यूएस वीजा के लिए अप्लाई करेगा। तो आई थिंक वो 3 सेक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन ऑफ कोर्स द रिमार्क सेक्शन, जहां पर कोई भी एडिशनल डिटेल्स होती हैं जो कई बार हम लोग मिस आउट कर जाते हैं, जिसमें ज्वाइनिंग डेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, कई बार मेजर्स या सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो रिमार्क्स कॉलम में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली उसके नीचे जो आपका डीएसओ है, डीएसओ जो इनके साइन वगैरह जिनके साइन है भाई, जो डीएसओ मेंशन्ड है, आपको पता होना चाहिए आपका डीएसओ कौन है, आपको इवन बाद में इंटरव्यू के लिए भी वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो DS 160 में जब हम फिल करते हैं उसमें भी उनकी इन्फॉर्मेशन पड़ती है। एंड आई थिंक वन थिंग जो मैं अपने सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ यार, अपना जो आपका I-20 से आपका सर्विस आईडी आपको मिल जाता है, हाँ, तो ऊपर आपका सर्विस आईडी भी मेंशन्ड होता है, तो वो भी आप एक बार अपना नोट करके रख लो, बिकॉज दैट इज व्हाट यू विल बी यूजिंग इन मेनी ऑफ द प्लेसेस। यस, सर्विस फीस वगैरह पे करनी है उनको, DS 160 में भी वो फिल करना रहेगा। बिल्कुल। तो हाँ, अभी तो खैर देखो, अभी तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अब I-20 स्टूडेंट का आ गया है, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा अपना भाई, हमारे को स्टूडेंट को हेल्प करना है उसका DS 160 फिल करने में। तो DS 160 फिल करने में पिछले मे बी 1 महीने में तुम लोग ईच ऑफ यू वुड हैव डन मे बी हंड्रेड्स ऑफ मोर देन दैट। तो लेटेस्ट प्रोसेस बताओ भाई, बिकॉज DS 160 में लास्ट 1 साल में बड़ा चेंज आया है, एंड मैं खुद अपना को नॉलेजेबल करने के लिए 1 साल पुराना वीडियो अगर देख लोगे तो गलत इन्फॉर्मेशन सब डली हुई है, बिकॉज पूरा प्रोसेस ही चेंज हो गया है। तो लेट अस ट्राई टू ब्रिंग आउट द न्यू DS 160 प्रोसेस, और उसमें क्या चल रहा है स्टूडेंट्स को बताते हैं। सो बेसिकली DS 160 का जो नया प्रोसेस है, अभी पहले क्या होता था कि बच्चे DS 160 स्टार्ट करते थे, नंबर जो आया AA से उससे बच्चे अपॉइंटमेंट लेते थे। AA नंबर बताओ एक बार। सो AA नंबर जो होता है वो DS 160 का कंफर्मेशन नंबर होता है अपना। सो उसके ही बेसिस पे आप अपॉइंटमेंट लेते हो। पहले क्या होता था कि वो 6 महीने या कितने टाइम के लिए भी एप्लीकेबल था कि वो बैकएंड में चलता रहा है, बट अगर आपने उस फॉर्म को स्टार्ट किया है तो वो 1 महीने के लिए ही वैलिड होता है। मतलब 1 महीने के अंदर आपको उसको सबमिट करना है। अगर आप किसी भी रीजन सबमिट नहीं कर पा रहे हो, सो यू हैव टू कीप लॉग इन, ताकि वो आपका फॉर्म लास्ट एक्टिविटी आपको रीड करता है। सो वो आपको रखना है। और जब भी हम DS 160 स्टार्ट करते हैं, हमें उसमें 5 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन सेव करके रखनी चाहिए, ताकि हम उसको बाद में रिट्रीव कर पाए। वो क्या होता है, नॉर्मली आपको गूगल पे जाना होता है, DS 160 क्लिक करोगे, पहला लिंक आएगा CECA वाला, बच्चे वहाँ से जाके इनिशिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ पे अपना इंडिया जो भी 5 काउंसलेट है, मतलब सपोज अगर कोई बच्चा नॉर्थ से है, जो भी नियर बाय काउंसलेट पढ़ रहा है वो बच्चा चूज करे, कैप्चा कोड डाले एंड स्टार्ट एन एप्लीकेशन। जैसे ही वो एप्लीकेशन स्टार्ट करता है, AA नंबर आ जाएगा कंफर्मेशन, बच्चे को वो कॉपी करनी है। पहले ही पेज पे टिक करके एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, उसका आंसर बच्चे को वो रख लेना अपन को। जैसे DS 160 स्टार्ट होगा, सो देयर विल बी 11 कॉलम्स, 11 कॉलम होते हैं। पहला पेज हमें फिल करके आगे जाना होता है, क्योंकि पहले पेज में आपका नेम, सरनेम, आपका DOB और कुछ बेसिक डिटेल होती हैं। क्योंकि जब हम रिट्रीव करते हैं, रिट्रीव करने के लिए भी आपको जब स्टार्ट एप्लीकेशन करना, उसी के नीचे रिट्रीव का भी ऑप्शन मिलेगा। रिट्रीव करने के लिए आपको DS 160 का कंफर्मेशन नंबर चाहिए होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका सरनेम, आपका DOB, और पहले ही पेज पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन था, तो वो इन्फॉर्मेशन हमने सेव करनी है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, जब DS 160 अगर फिल करना शुरू करो तो ये सब इन्फॉर्मेशन को अलग से एक एक्सेल शीट पे वर्ड फाइल में सेव करके रख लो, कि बिल्कुल चांस मत लो कि भूल जाएंगे। अगर ये भूल गए तो फिर वो रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, नहीं फिर वो जो AA नंबर है वो फिर उसको किसी काम का नहीं है। और मैं बता दूं, मैं अभी ना US कॉन्सुलेट से मिला, एंड द होल फंडा, ये पूरा DS 160 का जो एक्सपायरी का जो फंडा है, पता है तुम्हें क्यों हुआ था? बिकॉज पहले जब बच्चे करते थे तो क्या करते थे लोग, फेक एक कोई भी डमी बना लेते थे, DS 160 बना करके स्लॉट्स बुक कर लेते थे। एंड जो सितंबर 2023 में जो पूरा एक कोहराम मचाएगी, पूरे स्लॉट्स नहीं मिल रहे, लोगों ने इतने सारे स्लॉट्स को बुक कर लिया, एंड देन वो DS 160 को चेंज कर देते थे। अब बिकॉज ऑफ दिस इन्होंने कर दिया कि DS 160 1 महीने से ज्यादा चलेगा नहीं, एंड DS 160 एक बार सबमिट कर दिया तो उसके अंदर आप कोई भी एडिट ही नहीं कर सकते। तो बच्चे पहले क्या करते थे कि यार किसी एक भी यूनिवर्सिटी का I-20 लेकर DS 160 सबमिट करके रख लिया, अब आप वो सब चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये प्रोसेस जो है अब बहुत ज्यादा हमारे को ध्यान से करना पड़ेगा, एंड वी नीड टू मेक श्योर
जो मैं चीज फॉलो करता हूँ, मैं कहता हूँ यार DS-160 फिल करके रखो। जैसे ही आप अपना उसके बाद में स्लॉट बुकिंग पे जाओगे, जैसे ही आपको स्लॉट मिल जाएगा तुरंत अपना DS-160 सबमिट कर दो, क्योंकि वेट करोगे और अगर 1 महीना लैप्स हो गया तो आपका DS-160 खराब हो जाएगा वो, और अब वो AA नंबर से आपका अपॉइंटमेंट अगर बुक्ड है तो आप फिर आपका वापस पूरी गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज आप नया DS-160 लोगे, नया कंफर्मेशन नंबर, वो आपके स्लॉट से मैच नहीं मैं आपको करेगा। बताता हूँ, मेरा एक बच्चा था अभी मुंबई VFS गया OFC में, जब उसको बायोमेट्रिक था, तो उसने जो DS-160 इनिशिएट किया उस पर उसने अपॉइंटमेंट लिया, बट वो बच्चा कभी उस पर जा ही नहीं पाया, रिट्रीव नहीं कर पाया। अब वो जब वहाँ पे गया, उन्होंने बोला इसका कंफर्मेशन पेज दिखाओ, क्योंकि जब 11 पेजेस का फिल करोगे 2 पेज का DS-160 का कंफर्मेशन मिलता है। अब बच्चे का 100 पेज ही नहीं, सो VFS कभी भी आपको एंटरटेन नहीं करेगा और आपका बायोमेट्रिक ही नहीं लगेगा। अगर बायोमेट्रिक नहीं होगा तो फिर आप एप्लीकेबल नहीं होगे, फिर आपको पूरा प्रोसेस दोबारा इनिशिएट करना पड़ेगा। सो इट विल बी गुड कि अगर आप उसको इनिशिएट कर रहे हो DS-160 केवल अपॉइंटमेंट लेने के लिए, अपॉइंटमेंट अगर मिल गई है तो देन एंड देयर इटसेल्फ उसको आप सबमिट करो, क्योंकि सबमिट करने के बाद भी DS-160 1 साल के लिए वैलिड होता है। बिल्कुल। तो बेसिकली ये बात है, सबमिट करने के बाद में आप चेंजेस नहीं कर सकते मगर आपका DS-160 1 ईयर के लिए वैलिड होता है ना। तो आई थिंक दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस टू आल्सो कीप इन माइंड। बट कई सारे ना इंट्रिकेसीज आती हैं DS-160 में, थोड़ा सा उसको डिटेल आउट करते हैं। बहुत सारे बच्चों के सिंगल नेम होता है, एंड अब उसके अंदर क्योंकि नेम, सरनेम, मिडिल नेम, मल्टीपल चीजों को मेंशन करना होता है, वो कैसे हम लोग को उसके अंदर, व्हाट इज योर रिकमेंडेशन? ठीक है पीयूष, मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा पासपोर्ट है, मेरे पासपोर्ट में मेरा जो गिवन नेम और सरनेम है वो सिर्फ गिवन नेम में ही है, मींस आमिर उस्मानी, दैट्स इट। सरनेम मेरा ब्लैंक है। अब मुझे अपना DS-160 फिल करना है, तो मैं कैसे करूँगा? अब मैं अपना जो आमिर उस्मानी है उसको मैं कंप्लीट सरनेम में लिखूंगा, और जो फर्स्ट सरनेम में लिखोगे? सरनेम में लिखूंगा मैं उसको, ठीक है। और जो मेरा फर्स्ट नेम वाला कॉलम है उसको मैं FNU डालूंगा, फर्स्ट नेम अननोन। इस तरीके से मैं पूरा अपना DS-160 फिल करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बिकॉज मैंने देखा है कि मैं भी एक्चुअली शायद एक चीज कई बार करता हूँ, मैं फर्स्ट नेम के अंदर डाल देता हूँ और मैं लास्ट नेम के अंदर डाल देता हूँ LNU, which is last name unknown। अरे डोंट वरी, एक वेबसाइट है IMMM.help.com, यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पे यू विल गेट टू नो। सो जो वेबसाइट है immehelp.com है, USA का अपना खुद का वेबसाइट है, जहाँ पे वो खुद ही स्टेट कर रहे हैं कि अगर आपका केवल एक ही नाम है, सो पुट दैट नेम इन सरनेम एंड पुट FNU, सो दिस इज द सोर्स स्टूडेंट कैन। बिकॉज ये भी बड़ा इंडिया में यार बड़ा चक्कर पड़ता है, बिकॉज नेमिंग स्टाइल इज वेरी डिफरेंट। नॉर्थ में कई बार बच्चों के नाम में सिर्फ सिंगल नाम रहता है, जैसे तेरे पासपोर्ट में तूने एग्जांपल दिया। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यार हमारे पास स्टूडेंट्स के ना बहुत सारे कंपनी चेंजेस करे होते हैं, एंड बच्चे मेरे से पूछते हैं सर लास्ट कंपनी डाल दें या सारी कंपनीज की इंफॉर्मेशन डालें, हाउ डिटेल्ड कैन बी फिल द इंफॉर्मेशन इन DS-160? देखो DS-160 फिल करने का पर्पस क्या है, पहले ये समझिए। DS-160 में हमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो उसका पर्पस वही है, जब सपोज मैं करंटली वर्किंग हूँ, उसमें एक ऑप्शन आता है, ठीक है, करंटली आप क्या करते हो, उसमें मैं एम्प्लॉयड सेलेक्ट करके अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल बता दूंगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, उसमें एक क्वेश्चन आएगा, वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, उस पर आप यस करोगे, फिर आपकी जितनी भी पुरानी कंपनीज हैं जहाँ पे भी आपने वर्क किया उनकी सबकी डिटेल्स आएंगी। तो ये करना है बच्चे को। ओके, बिकॉज ये चीज हम लोग अभी लास्ट मंथ हमने एक वेबिनार भी किया था, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आया था हमारे लिए, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वी थॉट यार वी शुड टेल द स्टूडेंट्स इन द एग्जैक्ट वे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर आता है कि यार अगर मेरा कोई रिलेटिव वहां रहता है, या मेरा ब्रदर वहां रहता है, या सिस्टर वहां रहती है, या कहीं सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन शुड आई डिक्लेयर और नॉट? एंड मेरे US पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में किसकी इंफॉर्मेशन लिखें? एम्बेसी से आप जितना ट्रूथफुल रहोगे वो एक अच्छी चीज है। सपोज इफ समवन इज लिविंग देयर, डिक्लेयर द इंफॉर्मेशन, बट यू डोंट नीड टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट। आपसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांगिए, आप इन्फॉर्मेशन दो, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर। सब बच्चे क्या करते हैं कि उनके जो वीजा कॉपी है वो लगा दें, क्यों प्रोवाइड करो, आपसे नहीं मांगी गई, आपको इन्फॉर्मेशन मांगिए, आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। अनदर क्वेश्चन वाज कि US पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसमें क्या डालें। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने ब्रदर वगैरह की डिटेल डालते हैं, उनको वो डिटेल नहीं डालनी है। इफ दे आर अप्लाइंग फॉर द F1 वीजा, तो जो हमारा I-20 है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो DSO ने जो साइन किया, उसका नेम और डिटेल, बिकॉज़ हमारे US पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो वही हुआ ना यार, हम तो उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, दैट इज द पर्सन वी आर गोइंग फॉर। यस राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करनी है। अनदर थिंग जो बच्चे जहाँ पे मिस आउट करते हैं, व्हाइल देयर इज अ क्वेश्चन हु इज गोइंग टू पे फॉर योर ट्रिप, ठीक है। अब सपोज किसी बच्चे ने एजुकेशन लोन लिया है जो कि उसके नाम पे है, अब बच्चा वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या डिटेल फिल करूँ, ठीक है। वहाँ पे बच्चे को सेल्फ करके, अगर बच्चे के नाम भी खुद के नाम पे लोन है तो वहाँ पे सेल्फ करके भी आगे प्रोसीड कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली जिसके नाम पे लोन है वो उसने लोन ले लिया है, वही तो आपकी फंडिंग कर रहा है, आपके ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है। तो आई थिंक देयर आर सर्टेन डिटेल्स एंड निटी-ग्रिटीज जो कि हम लोग रोज बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं एंड वी आर हेल्पिंग देम आउट, बट समटाइम्स आई थिंक दीज आर इंफॉर्मेशन व्हिच इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी स्टूडेंट को खुद भी अपना प्रोसेस करना है तो उसको वैसी सारी डिटेल्स
तो होनी चाहिए ना यार, मतलब Reliable. बिकॉज अदरवाइज ये गलती करना, जस्ट DS 160 वो एक रेज्यूमे है, वो Yes. फॉर्म है जिसके बेसिस पे कॉन्सुलेट आपका पूरा वीजा इंटरव्यू interview करेगी, right. और अगर उसमें छोटी सी भी गलती है, थोड़ा सा भी आपने झूठ लिखा है, तो वो तो यार बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल तो आप नहीं आंसर है। नहीं कर पाओगे उसके अकॉर्डिंग, फिर बच्चा वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल। देता है। So friends, I hope you liked this video and learned about the US visa process. Next part में हम लोग लेके आ रहे हैं Sevis ID, your visa slot booking and how to prepare for your visa interview. So stay tuned and watch out for the next video. So if you like this video, do like it and subscribe our channel.